नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम अपने होम साइंस की सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इससे पहले क्या किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब आहार एवं पोषण विज्ञान का आहार एवं पोषण विज्ञान का कितने टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टेक्सटाइल में हमने क्या भी डिस्कस किया कि रेशा क्या है, और रेशा के बाद हमने पहला टॉपिक उठाया है कपास। तो आज कपास को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया और आज कपास पे हम प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो हम चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन है रेशा क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि रेशा क्या है। पाच्य कार्बोहाइड्रेट, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो ये जानिए जो रेशा निकलता है वो कैसा होता है, क्योंकि हम जनरली पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिकल वगैरह सब नहीं आएंगे। पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बात करें तो यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले। तो वनस्पति जगत में जो प्लांट्स हमें रेशा देते हैं, तो पहली चीज़ तो ये जानते ही होंगे आप कि जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अर्थात कार्बोस के रूप में अपने भोजन का संचय करते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और रेशा किससे प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है क्या पाच्य कार्बोहाइड्रेट है कि अपाच्य है कि आंशिक अपाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट ऑप्शन तो कट जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट में चेक करते हैं। देखिए जो पाच्य कार्बोहाइड्रेट होगा वो तो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, हम उसे खाने पीने में यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ आंशिक अपाच्य भी हम उसे पका लेते हैं किसी तरह और फिर से पचा सकते हैं अपने बॉडी में। लेकिन जो अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है इसे पचाया नहीं जा सकता है, मतलब इसे डाइजेशन प्रोसेस में शामिल नहीं होते हैं। तो रेशा किस तरह का फाइबर होता है, किस तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका रेशा जो फाइबर होता है आपका अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे पचाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेशा है एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, अपाच्य ना पचने वाला कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है, मतलब उसकी क्वालिटी खराब है। खुरदरा और मोटा कपड़ा, पतला और चमकदार कपड़े, पारदर्शी, मध्यम और मुलायम। देखिए खुरदरा मोटा भी एक बार चल जाएगा, ठीक है। जैसे खादी टाइप में या कोई मोटे कपड़े ज़्यादा आते हैं तो लोग पहनते हैं, ठंडी में भी यूज़ हो जाएगा। पतला चमकदार ये भी फैंसी होते हैं, जो पर्पज़ के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से चमकदार कपड़े भी चल जाते हैं, पतले कपड़े गर्मी में चल जाते हैं। मध्यम और मुलायम ये तो सबसे बेस्ट होते ही हैं। तो पारदर्शी कपड़े सबसे ख़राब होते हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कपड़ों को अगर आप पहनोगे तो इसके होने ना होने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो ये लगेगा ही नहीं कि कपड़े का मतलब है। पारदर्शी मीन्स क्या होता है, पारदर्शी का अर्थ होता है आर पार हो जाना या दिखाई देना। तो ये क्या है, पारदर्शी ही सबसे खराब कपड़ा होता है निम्न ऑप्शन में से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो कल हमने इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो हमें रेशा मिलता है वो 3 जगह से प्राप्त होता है। कौन कौन, एक होता है वनस्पति जगत से, और एक होता है जंतु जगत से, और तीसरा होता है खनिज। तो हम इसमें पूछ क्या रहा है, बीज। तो बीज तो पेड़ पौधों में होता है, तो यहाँ वनस्पति जगत से 3 जगहों से प्राप्त होता है। एक होता है बीजों से प्राप्त रेशा, पत्ती से प्राप्त रेशा, और तने से प्राप्त रेशा। तो बीज से प्राप्त रेशा कौन है, हमें ये बताना है। तो कापोक, कपास, रेशम, क और ख दोनों। तो कापोक क्या होता है, कापोक बीज से ही प्राप्त होने वाला रेशा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। पर इसमें क्या है कि कापोक के कपड़े नहीं बनते, क्यों, क्योंकि इसमें जो ऐंठन नहीं दी जा सकती है, इसमें ऐंठन नहीं बनती है, इसलिए इसके कपड़े नहीं बन पाते हैं। फिर कपास, कपास भी बीज से बनने वाला रेशा है, ये भी हमारा सही है। तो इस हिसाब से आपका क और ख दोनों ऑप्शन सही है। आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन घ, क और ख दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
कपास के तंतु को कहते हैं, मतलब कपास का जो फाइबर होता है उसको हम अदर किस नाम से जानते हैं, ठीक है। सुवर्ण तंतु, मानव मित्रवत रेशा, सफ़ेद स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मानव मित्रवत रेशा क्यों बोला है, क्योंकि ये गर्मी में और ठंडी में, स्पेशली गर्मी में क्या करता है कि यह इंसान के शरीर की गर्मी को दूर करता है, हवा आर पार होती है, तो ये क्या होता है, ह्यूमन फ्रेंडली होता है। तो इसे मानव मित्रवत रेशा कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमी सोखने का गुण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा कपड़ा होता है कि यह शरीर को भी है, मतलब कि बेनिफिशियल होता है शरीर के लिए, इसलिए इसे मानव मित्रवत रेशा, ह्यूमन फ्रेंडली रेशा कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण भी इसे कहते हैं। तो इसमें तो 2 ऑप्शन राइट हो गए, ऑप्शन ख होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा होगा कि कपास के तंतु को नहीं कहते हैं निम्न में से, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए था कि कपास के तंतु को नहीं कहते हैं। तो कपास के तंतु को इसमें नहीं कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुवर्ण तंतु। नहीं कहते हैं सुवर्ण तंतु, क्योंकि सुवर्ण तंतु तो कहते हैं जूट को, ठीक है। सुवर्ण तंतु मतलब सोने जैसा तंतु, जूट को कहते हैं। और सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण, दोनों में अंतर देखिए, ये केवल सोने जैसे तंतु की बात कर रहा है तो ये जूट है। और सफ़ेद स्वर्ण मतलब कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं किसको, ये भी कपास को कहते हैं, मानव मित्रवत रेशा। और सफ़ेद सोना भी कहते हैं कपास को, यानी कि कॉटन को। तो इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, कपास के तंतु को नहीं कहते हैं सुवर्ण तंतु, ठीक है। कपास के तंतु को सुवर्ण तंतु नहीं, बल्कि जूट के तंतु को सुवर्ण तंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पर, दीर्घाकार तंतु को किस में मापा जाता है, मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में। सेमी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो जो दीर्घाकार तंतु होता है, मतलब इस किस तंतु को हमने पढ़ा था ना, लंबाई के आधार पे, लंबाई के आधार पे 2 प्रकार के तंतु होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका दीर्घाकार जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और एक होता है स्टेपल जो कि लघु आकार के होते हैं। तो दीर्घाकार तंतु अर्थात फिलामेंट, फिलामेंट को किस में मापा जाता है, फिलामेंट को किस में मापा जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, मीटर में, इंच में, सेंटीमीटर में, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घाकार तंतु को मीटर में मापा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जब डिस्कशन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि फिलामेंट को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से स्टेपल नहीं है, निम्न में से स्टेपल नहीं है। स्टेपल नहीं है पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है, फिलामेंट है। तो रेशम, कपास, रेमी, लिनन। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसमें पूछ रहा है स्टेपल नहीं है, मतलब कि वो फिलामेंट है, तो फिलामेंट की क्वालिटी क्या है कि रेशम को छोड़कर, रेशम को छोड़कर शेष सभी जो प्राकृतिक होते हैं, शेष प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, प्राकृतिक फिलामेंट नहीं होते हैं। अर्थात केवल रेशम ही है जो फिलामेंट होता है, बाकी सारे कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम रेशे, वो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टेपल नहीं है, फिलामेंट है, तो वो है रेशम। और ये सब क्या है, ये सब है आपके स्टेपल, क्योंकि ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, मतलब वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। रेयॉन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ रेयॉन, फादर ऑफ रेयॉन।
तो फादर ऑफ रेयॉन किसे कहा गया है? चार्डोनेट को, एडमर्स, विस्कॉस, इनमें से कोई नहीं। तो रेयॉन का जन्मदाता हमने पहले पढ़ा था कि फादर ऑफ रेयॉन किसको कहा गया है? चार्डोनेट को। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर हो गया ऑप्शन का, चार्डोनेट। तो पहले इसके 3 हमने पढ़े थे ना कि रेयॉन के 3 टाइप बने थे। पहला था नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज। ये किस ईयर्स में बना था? इसको एडमर्स ने खोजा था, बनाया था। किस ईयर में? 1884 में। उसके बाद 1890 में, 6 साल बाद, फिर वेस्ट विजिल ने क्या बनाया था? कुप्रामोनियम सिल्क, कुप्रामोनियम। और फिर 2 साल बाद 1892 में क्या बनाया था? विस्कॉस। तो विस्कॉस एक कपड़ा है, ना कि किसी आदमी का नाम। तो विस्कॉस एक रेयॉन का टाइप्स है जो 1892 में डेवलप किया गया था। तो इसमें पूछ क्या है? रेयॉन का जन्मदाता। तो इसका राइट आंसर होगा काउंट डी हिलेरी चार्डोनेट, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रेशे का वह गुण बताना है हमें जिसमें रेशों को दबाने के बाद छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें दबाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, तनाव सामर्थ्य। तो देखिए, इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, दबाना मतलब द और स्कंदता का द, दोनों में द आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ग। और प्रतिस्कंदता का मतलब क्या है? जब आप किसी कपड़े को दबाते हो तो फिर उसके बाद जब छोड़ देते हो तो वह फिर से अपने ही रूप में आ जाता है। तो वो क्या होता है? वो आपका रेशा है। ठीक है, आप किसी धागे को दबाओ कि वो पतला हो जाए, जो भी हो जाए, थोड़ा सा वो लचीलापन होगा या कुछ, तो फिर क्या होगा? वो दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि कॉटन एक ऐसा कपड़ा है, कपास में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए कैसा है कपास के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? अपने निश्चित आकार में ही होते हैं, उन्हें खींचा नहीं जा सकता ना दबाया जा, वो खींचेंगे नहीं। तो ये वाला जो गुण होता है कि आप उसे दबा दो तो वापस पूरा अपने आयतन में आएगा, या उसे खींचो, प्रत्यास्था का मतलब होता है खींचना। ठीक है, अगर आप उसे खींचोगे और फिर वो अपने रूप में आ जाए तो ये क्या होता है? ये दोनों चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पर। कॉटन शब्द किस भाषा के शब्द क्यूटोन से लिया गया है? क्यूटोन से लिया गया है। इंग्लिश देख लेते हैं, क्यूटोन। तो इंग्लिश को ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यूटोन लिखते हैं, क्यूटोन बोलते हैं। ठीक, तो कॉटन शब्द क्यूटोन शब्द से लिया गया है, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है हमें ये बताना है। ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी। तो जनरली लोग ग्रीक और लैटिन पे ही जाते हैं, लेकिन ये किससे लिया गया? यह अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। क्या अर्थ है? जीते गए प्रदेश में पाया गया पौधा, क्यूटोन। ठीक, और प्रोटीन शब्द किससे लिया गया? प्रोटीन जो शब्द है वह आपके ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रोटीन शब्द वो शब्द क्या है? प्रोटियस, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या प्रथम स्थान ग्रहण करना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें मिलान करना है। तो सूची 1 दी है और सूची 2। कपास, तो कपास किससे प्राप्त होता है? कपास बीज के कोए से प्राप्त होता है। तो आ का 2, जब आपने पहला ही ढूंढ लिया तभी आपका राइट आंसर ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन का। फिर भी हम आगे देखेंगे। अनानास किससे प्राप्त होता है? तो अनानास आपका प्राप्त होता है ब का 3, पादप के पत्ते, मतलब पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों से प्राप्त होता है अनानास। इसको अनानास का जो ये प्लांट होता है, इससे रेशा जो बनता है उसे पीना बोलते हैं, उसे बोलते हैं पीना। ठीक, फिर अलसी से 100 का 1,
अलसी क्या है, ये तने से प्राप्त होता है। फिर नारियल की जटा जिसे हम बोलते हैं कोयर, तो ये जो जटा वाला रूप होता है, जटा वाला नारियल, उसकी जो ऊपर की खोल होती है, छिलका होता है, उसी को बोलते हैं नारियल की जटा, कोयर, फलों का छिलका। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क। ऑप्शन 11 का क्वेश्चन 11 देखते हैं। जूट एक रेशा है। जूट को पूछ रहा है किस प्रकार का रेशा है, क्योंकि हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़ा लेकिन हमने पीछे पढ़ा है समरी में कि रेशा क्या है, कितने टाइप्स के, उसमें हमने पढ़ा था जूट के बारे में। तो रासायनिक रेशा है, नहीं। तने का रेशा है, कोए का रेशा है, जानतव्य रेशा है। तो जानतव्य का मतलब क्या होता है, जंतु रेशा। तो जंतु से तो प्राप्त हो नहीं रहा। अब बचा आपका तना और कोया। तो कोए का रेशा जो है, ये तो कपास है ना, हम तो कपास पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो ये तो कपास का रेशा है कोए का। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा, तने का रेशा। तो जूट तने का रेशा है, मतलब तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। कपास के कोए से बीज अलग करना, कोए से बीज अलग करना कौन सी विधि होती है। कपास में पूछ रहा है, गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, फिनिशिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमने कल कहा था कि आप इंग्लिश को देखना है, ये नहीं कि उसको स्किप कर देना है कि टफ लग रही है, नहीं याद हो रहा है। तो आपको इसकी ट्रिक बनानी है। तो गिनिंग प्रोसेस जो होती है, यह किस में होती है, यह आपके कॉटन में, कपास की उत्पादन की प्रक्रिया में गिनिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो गिनिंग में ही कोए से बीज को हम अलग करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन का गिनिंग, जिसमें क्या है, कोए से बीज को अलग करना अर्थात भिनौले निकालना। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बेलिंग, इसको भी समझ लेते हैं। बेलिंग का मतलब होता है गांठें बांधना। फिर उसके बाद क्या है, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या होता है कि आप जैसे बालों को कंघी करते हो उसकी उलझन को दूर करने के लिए, उसी तरह आप सारे रेशों को लंबे लंबे में समानांतर करते हो एक दूसरे के, ताकि उलझन दूर हो जाए, इसलिए आप उसे कंघी करते हो, कॉम्बिंग करते हो। और फिनिशिंग क्या होती है, फिनिशिंग का मतलब होता है परिसज्जा, चमक लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए उसमें जो परिसज्जा की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, उसे बोलते हैं फिनिशिंग या परिसज्जा। तो मर्सराइजिंग प्रोसेस उसमें हमने पढ़ा था ना, मर्सराइजिंग, यह परिसज्जा किसमें की जाती है, कपास में सिकुड़न को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। आर्द्रता का सिंपल अर्थ है नमी। तो सबसे अधिक नमी को अवशोषित करने वाला गुण किसका होता है, सूती रेशे में, सिल्क में, रेयॉन में, ऊन में। तो ऊन तो हम ठंडी में पहनते हैं ताकि हमें गर्मी का एहसास हो, तो ये तो नहीं होगा। रेयॉन कैसा होता है, ये भी सेलुलोज होता है लेकिन ये सूती नहीं होता, ये भी नहीं होगा। फिर सिल्क रेशा, सिल्क भी नहीं होगा, सिल्क मतलब रेशम, तो सूती। सबसे अधिक नमी अवशोषण का गुण किसमें होता है, या मतलब कि आपका पसीना सोखने का गुण किसमें होता है, तो वो सूती रेशे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, रेशम, रेशमी कपड़े, फिर उसके बाद दिया है आपका सूती कपड़े, नायलॉन, टेरिकॉट। तो इसमें क्या है कि पहले तो आपको जानना है क्षार, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो आप जीरो से 7 और 7 से 14 तक पीएच पैमाना होता है। ठीक है, तो 0 से 7 अगर कोई पैमाने पे पीएच आ रहा है, इसे पीएच बोलते हैं, पीएच, तो इसे बोलते हैं अम्ल। अगर 0 से 7 के बीच किसी का पीएच मान आ रहा है तो वह अम्ल होगा। अगर 7 है तो वह उदासीन है, अर्थात ना उसमें अम्लीय गुण है ना ही वो क्षारीय है। और 7 से 14 अगर आ रहा है तो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो क्षार से क्या होता है कि क्षार एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको जल में मिलाना, जब क्षार को जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, पीएच मान बढ़ जाता है 7 से ज़्यादा जल में मिलाने पर। ठीक है,
तो क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, BASE। जैसे आप कपड़े धोने का साबुन होता है, सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्षार होता है। साबुन में, डिटर्जेंट में, सर्फ में क्षार पाया जाता है। तो ये क्या करता है, कपड़ों की धुलाई करता है, सफाई करता है। तो इसमें क्षार जो होता है, कास्टिक सोडा, वो एक क्षार है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? तो ऑप्शन दिया आपका रेशमी, सूती, नायलॉन, टेरिकॉट। तो हमने इस कपास के बारे में जब पढ़ा था तो उसी में पढ़ा था हमने कि कपास को क्षार से हानि नहीं पहुंचती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सूती। सूती अर्थात कॉटन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कपास के रेशे की लंबाई है 5 से 6 इंच। जो आपका बना हुआ है ना कॉमा जैसा ही, इसे बोलते हैं हम इंच। और इंच होता है तो किसे कहते हैं, मतलब कि लंबाई के आधार पे या किस प्रकार का रेशा है, इंच में जिसे मापा जाता है वो स्टेपल कहलाता है, स्टेपल रेशा। ठीक है, तो यानी कि कपास क्या है, स्टेपल है, क्योंकि सबके आगे इंच लगा है। फिर 4 से 5 इंच, 1.5 से 2 इंच, 6 से 7 इंच। तो कपास के रेशे की लंबाई 1.5 से 2 इंच होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ग। और इसके पेड़ की लंबाई कितनी होती है, इसके पेड़ की लंबाई 5 से 6 फीट होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रिन या फाइब्राइन? नहीं। केराटिन, सेलुलोज, पॉलीमर्स। तो जो कपास है इसका रासायनिक नाम, क्योंकि पहले बताइए कपास में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, सेलुलोज। हमने कई बार पढ़ा कि सेलुलोज होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और सेलुलोज से ही क्या बनता है, आपका कपास बनता है। तो यहाँ पे कपास का रासायनिक नाम क्या है, सेलुलोज है। और केराटिन क्या है, केराटिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है? मतलब जब कोई वस्त्र बनता है तो कैसे बनता है, हमने एक प्रोसेस देखी थी ना, कि पहले आपका रेशा होता है, रेशे से क्या बनता है, फिर आपका धागा बनता है यानी सूत, और फिर बनता है कपड़ा, और फिर उसके बाद आप बनाते हो अपने पहनने के लिए गारमेंट्स वगैरह, कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, रेशा। रेशे को हम तंतु भी बोलते हैं और धागे को हम सूत भी बोलते हैं। तो पहला आपका इसमें क्या है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन क, तंतु। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है? अब जिसमें पूछ रहा है जलवायु कैसी होनी चाहिए जिसमें कपास की खेती अच्छे से हो सके। तो पहले तो हमने जब डिस्कस किया था तो ये भी पढ़ा था कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो कपास की मिट्टी कैसी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, काली मिट्टी। और कैसे, क्षार युक्त मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। और ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमारे देश में। हमारे देश में जो दक्षिण भारत की मिट्टी है ज़्यादातर वो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। अब पूछ क्या रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट जलवायु क्या है। क्लाइमेट, शीतोष्ण जलवायु? नहीं। शीत जलवायु? नहीं। शीतोष्ण का मतलब इसमें शीत और उष्ण, ठंडा गर्म दोनों, और इसमें शीत। और इसमें कह रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और टुंड्रा। तो टुंड्रा तो ये एकदम बर्फीले क्षेत्रों में होता है, जैसे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ग। उष्ण कटिबंधीय जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल का कारखाना कहाँ खोला गया? मुंबई में, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता। तो भारत में सर्वप्रथम कब, 1818 में सूती मिल का कारखाना कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता अर्थात पश्चिम
बंगाल। इस वर्तमान में पश्चिम बंगाल की यह राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, सूती कपड़े की सिकुड़न किस प्रक्रिया के द्वारा कम की जाती है? फेल्टिंग के द्वारा, मर्सराइजिंग के द्वारा, सैनिटाइजेशन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि मर्सराइजिंग एक प्रोसेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, जो कि कॉटन पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था मतलब सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? नागपुर अर्थात महाराष्ट्र, सूरत कहाँ पे है? गुजरात। नागपुर है महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात में, माटोंगा आपका महाराष्ट्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका स्थापित किया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का। और माटोंगा यह भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे कपास विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रयोगशाला की स्थापना की गई है माटोंगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन, मतलब हमें तारीख बतानी है, कपास दिवस मनाया जाता है? 8 नवंबर, 8 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 अक्टूबर। तो ये कपास दिवस कब मनाना शुरू किया गया था? कपास दिवस आपका 8 अक्टूबर 2019 को मनाना शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 8 अक्टूबर कपास दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कस्तूरी क्या है? एक प्रकार का धातु से बनाया गया आभूषण है। कोई आभूषण नहीं है ये, कट करो। हीरा है? नहीं। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा निकाला गया एक ब्रांड है या कपास की प्रजाति है। अमूमन लोग कपास की प्रजाति लगाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह ऑप्शन गलत है। तो यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया एक ब्रांड है जो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार में वह अदर देश, जैसे अन्य देश है ना, अमेरिका, मिस्र, जिनके यहाँ अच्छे से उत्पादन होता है कपास का, उनके साथ ये क्या करेगा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में आएगा। ठीक है। तो यह कस्तूरी किस तरह का, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, या क्या है, कस्तूरी कपास ही है, मतलब कि सूत है, कपड़ा है, जो कपास का एक ब्रांड है। ठीक है, किसका, कपास का ब्रांड है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी चमक बहुत अच्छी है, और ये विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की तरफ से पेश किया गया ब्रांड है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सूती कपड़े पर ब्लीच किया जा सकता है? ब्लीच हिंदी में हम बोलते हैं इसको विरंजक। तो सूती कपड़े पे हम ब्लीच तो करते ही हैं, अब क्या किसके ज़रिए किया जा सकता है वो पूछा। टाइटेनियम क्लोराइड? नहीं। सोडियम क्लोराइड, NaCl? अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो पता होगा कि NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये आमाशय में पाए जाने वाला एक एसिड है, ये आमाशय में रहता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बस इतना ध्यान देना कि इसमें हाइड्रो लगा हुआ है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन घ, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो सूती कपड़े पर ब्लीच किया जा सकता है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सूती कपड़े के रंग को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का, ये तो ब्लीच के लिए होता है, नमक फिटकरी का, नींबू का, इनमें से किसी का नहीं। तो सूती कपड़े में अगर आपको रंग पक्का करना है तो आप नमक फिटकरी का घोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि कपास पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ का? अम्ल का? यस,
अम्ल का पड़ता है। पसीने का, यस, उसका भी निशान पड़ जाता है। प्रकाश का, कपड़े का रंग हल्का पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है, इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें ऑप्शन ये होना था कि अम्ल, कपास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये तो ठीक है। अम्ल का भी पड़ता है, पसीने का भी पड़ता है, प्रकाश का भी पड़ता है, तो इसमें ये नहीं होगा। इसमें ये होगा उपयुक्त घ ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन घ। कपास पर अम्ल का भी प्रभाव पड़ता है, पसीने का भी प्रभाव पड़ता है और प्रकाश का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्षार का प्रभाव कैसे पड़ता है? हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा होता है मतलब। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। नमी के गुण के कारण किसका प्रभाव देखा जाता है? तो कपास की बात कर रहे हैं, तो कपास में पूछ रहे हैं। कपास में मतलब सूती वस्त्रों में नमी का गुण होता है, तो इससे क्या प्रभाव दिखता है? कपास, सूती कपड़ों पे कवक लग जाता है, शैवाल लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, या माइक्रोब। माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो क्या होता है? नमी का गुण, सूती कपड़े में पसीना सोखने का गुण होता है, ठीक है, हम पहने रहते हैं और फिर उसके बाद उसको कपड़े को आप ऐसे ही टांग दो और कई दिन तक पड़ा है और बहुत आपको धूप नहीं लग रही है, उसी में वो कपड़ा रह रहा है, सीलन के बीच है, तो क्या होगा? उस पर फफूंदी लग सकती है। ठीक है, तो फफूंदी का प्रभाव देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं हम। गीली अवस्था में कपास की मजबूती पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूती कपड़ा गीला रहता है तो उसकी मजबूती कैसी होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है गीली अवस्था में जब कपास होता है, मतलब सूती कपड़ा जब गीला रहता है तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। कितने प्रतिशत? 30% मजबूती बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण कपास का रंग हल्का भूरा होता है? वैसे तो सफ़ेद रंग का कपास होता है, लेकिन कभी कभी एक एलिमेंट जब ऐसा उपस्थित रहता है जिसकी वजह से उसका भूरा रंग, हल्का भूरा रंग हो जाता है, तो वही एलिमेंट तत्व आपसे पूछ रहा है। कार्बन, सेलुलोज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए, कपास का जो संगठन होता है, हमेशा कपास कैसे बनता है? आपके कार्बन, ऑक्सीजन, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये उसके संगठन तो रहते ही रहते हैं। फिर उसके बाद सेलुलोज भी, पेड़ पौधों से मिलने के कारण सेलुलोज भी रहता है, लेकिन जब नाइट्रोजन की उपस्थिति हो जाती है तो उसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ग। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कपास का रंग हल्का भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कपास में सेलुलोज की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत होती है? 50%, 90%, 100%, उपस्थित ही नहीं होता। तो ये तो एकदम से गलत है। हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा, कपास सेलुलोज, कपास सेलुलोज। कपास का रासायनिक नाम ही है, कपास का रासायनिक नाम ही सेलुलोज है। तो 50% नहीं, 100% नहीं, 90%। कपास में सेलुलोज की मात्रा 90% होती है और बाकी क्या होते हैं? लगभग 5.8% जल होता है और बाकी जो 2% लगभग होता है क्या? अशुद्धि होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का 90%। तो उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। पास्ट आपका जो रिवाइज आपने पढ़ा होगा कभी भी, तो वो भी आपका रिवीजन हुआ होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी मुझसे बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।